अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम गुलाम असगर है और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम दो चैप्टर बेसिकली चैप्टर नंबर 2 एंड 7 जो है ये कवर कर रहे हैं। सारा कवर आज नहीं हो जाएगा, आज हम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने यहाँ दो चैप्टर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपकी आउटलाइन का जो पोर्शन है वो मैं कवर करवा रहा हूँ यूनिट 3 वाला, और यूनिट 3 का पोर्शन दो चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 एंड 7। इसमें आप पहला पॉइंट देख रहे हैं मैनेजर ओमनीपोटेंट एंड सिंबॉलिक व्यू, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और तीसरा है करंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फेसिंग इश्यूज फेसिंग मैनेजर्स, और फिर है इन्वायरमेंट। ये चारों फैक्टर्स आपके चैप्टर नंबर 2 में कवर होंगे, जबकि आपके डिसीजन मेकिंग वाला पूरा पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा। चले जी, अब ये है क्या द मैनेजर ओमनीपोटेंट व्यू और सिंबॉलिक व्यू। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि फोर्ड मोटर्स की सेल्स बढ़ गई जनरल मोटर्स से 2010 में, और ऐसा 50 सालों में नहीं हुआ था। तो जनरल मोटर्स वालों ने ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि आखिर हमारी सेल्स क्यों डाउन गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मैनेजर्स की टीम की तरफ देखा और ये बताया, एक नॉर्थ अमेरिकन प्रेसिडेंट था जनरल मोटर्स का, उसने ये बयान दिया कि लाजमी सी बात है कि हमारी मैनेजर्स की टीम में कुछ चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन्होंने अपने मैनेजर्स के अंदर चेंजिंग करना शुरू की और कहा कि ये चेंज हमें विन दिलाएगा। अब सोचें ज़रा, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, क्या वो सारी के सारी चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स की वजह से आती हैं, या अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो क्या उसका जिम्मेदार कंपनी का मैनेजर है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें ये ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक व्यू देता है। कैसे देता है जी? ओमनीपोटेंट वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर दोनों चीज़ें मैनेजर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि सिंबॉलिक वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते, बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस और फेलियर होता है। हम इन दोनों व्यूज़ की तरफ से अलग अलग देखेंगे और फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि किस पे ब्लेम ज़्यादा डालना है और किस को क्रेडिट ज़्यादा देना है। जी, ओमनीपोटेंट व्यू। ओमनीपोटेंट व्यू ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैनेजर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचें ज़रा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सक्सेस हो रही है तो वो सक्सेस किस वजह से है? वो सक्सेस मैनेजर्स के एक्शंस और उनके डिसीजंस की वजह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गुड कैपेबिलिटी का मैनेजर है तो वो क्या करेगा? चेंज लाएगा कंपनी में और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मेंशन करेगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि सर सारे मैनेजर ही ऐसा करते हैं। नहीं भाई, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो याद रखें हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, मनी कैश देते हैं, ठीक है, उन्हें हॉलीडे देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस देते हैं। और अगर वही कंपनी लॉस में चली जाए तो हम क्या सोचते हैं कि ये मैनेजर्स जो हैं अब इनके आइडियाज़ पुराने हो चुके हैं, अब इनकी जगह पे न्यू ब्लड लाया जाए, वो क्या करेगा? हमें रिजल्ट्स को इम्प्रूव करके दिखाएगा। क्लियर है जी? ये है आपका ओमनीपोटेंट व्यू। ओमनीपोटेंट व्यू के आपको पता है कि क्या कहा गया कि मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। अच्छा, इस चीज़ को देखने का एक और व्यू पॉइंट भी है। क्या है जी? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोट कॉरपोरेशन थी, COTT कोट कॉरपोरेशन, उसके CEO को फायर किया गया। क्यों फायर किया गया? क्योंकि उसके कस्टमर जो हैं वो थ्रेट कर रहे थे कि हम आपकी कंपनी को छोड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों छोड़ जाएंगे? क्योंकि आपकी सर्विस जो है वो बेहतर नहीं है। अब कंपनी के जो ओनर्स थे या फिर बोर्ड था, उन्होंने किसी न किसी पार्टी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना था। ठीक है, किसी पर तो ब्लेम डालना था। तो उन्होंने क्या किया? अपनी कंपनी के CEO को फायर कर दिया। जिसका मतलब ये है कि ये हमें ये इस बात का इंदिया देता है कि मैनेजर चाहे रिस्पॉन्सिबल हों या ना हों, ब्लेम तो कंपनी को किसी पे डालना है ना। तो जहां मैनेजर्स इतनी रिच सैलरीज ले रहे होते हैं और अपने बोनसेस पिक कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये ड्रॉबैक भी बर्दाश्त करना चाहिए।
जी नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक व्यू। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सिंबॉलिक व्यू क्या कहता है कि मैनेजर्स जितने मर्जी अच्छे डिसीजंस ले, जितना मर्जी एक्शन ले, उसका एक्शन इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा आउटसाइड फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से। ठीक है जी। अब देखें ना, मैनेजर्स जो भी एक्सपेक्टेशंस लगाकर, जो भी प्रडिक्शंस लगाकर डिसीजन लेगा, लेकिन वो सारे के सारी अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। वो के सारी प्रडिक्शन है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। अब मैनेजर एक्सटर्नल फोर्सेस पर कंट्रोल तो नहीं रखता। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस? आप देखें ज़रा, सबसे पहले इकोनॉमी है, ठीक है, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कंपेटिटर्स एक्शंस हैं, इंडस्ट्री कंडीशंस हैं, और इन सारे जो हमने डिस्कस किए हैं फैक्टर्स, इनके डिसीजंस जो हैं ये हमारे मैनेजर्स के डिसीजन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको सिंबॉलिक व्यू के बारे में कि सिंबॉलिक व्यू क्या कहता है कि मैनेजर्स का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपेटिटर एक्शंस, इंडस्ट्री कंडीशन एंड डिसीजन मेड बाय प्रीवियस मैनेजर्स। जी नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अच्छा, सिंबॉलिक व्यू में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो एक कंपनी थी सिस्को सिस्टम जो थी वो बहुत कामयाब जा रही थी। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही थी कि इनकी स्ट्रेटजी जो है वो सबसे बेस्ट है। ये दूसरी कंपनी को एक्विजिशन में भी डाल रही हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी बहुत है, इनके मैनेजर की टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, कस्टमर पे इनका फोकस है, सर्विसेज इनकी सबसे बेस्ट हैं। फिर क्या हुआ कि 21st सेंचुरी में वो क्या था, लॉस में जाने लगी। अब क्रिटिक्स ने क्या किया, वो सारा ब्लेम किस पे डाला? उन्होंने कहा जी मैनेजर इनके जो है ना स्ट्रेटजी इनकी फेल हो चुकी है, इनके कस्टमर की सर्विस पुअर है। तो उन्होंने सारा ब्लेम किस पे डाला? मैनेजर्स पे। अब कहने का मकसद ये है कि इससे पहले तो था ओमनीपोटेंट व्यू, फिर जब उन्होंने देखा कि सिंबॉलिक व्यू आ गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, सिस्को सिस्टम में मैनेजर्स की गलती नहीं थी बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की थी। अच्छा, अब इन सारे डिस्कशन से ये तो तय होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो हेल्पलेस भी नहीं हैं और पावरलेस भी नहीं हैं। कहने का मकसद क्या है? देखें, वो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एंटिसिपेट करके, प्रिडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जिसका मतलब ये कहने का है कि वो पावरफुल भी नहीं हैं और हेल्पलेस भी नहीं हैं। उनके डिसीजंस और एक्शंस में रुकावटें ज़रूर आती हैं। कहाँ कहाँ से? कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं इंटरनल होते हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं एक्सटर्नल होते हैं। कंस्ट्रेंट से मुराद वही रुकावटें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं। अच्छा, इंटरनल कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, और एक्सटर्नल हैं ऑर्गेनाइजेशनल के इन्वायरमेंट से। अब हम देखेंगे कि इन वन बाय वन जो है ये कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं और कहाँ से आती हैं। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट अभी आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, तो वो सारा का सारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ये मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आज डिस्कस कर रहा हूँ और इसी के टॉपिक के साथ मैं इसे एंड कर दूँगा। क्या है जी? सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस करें कि क्या होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद वो तमाम फैक्टर्स और वो तमाम फोर्सेस हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो तमाम फैक्टर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, सारे के सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स तो इफ़ेक्ट नहीं करते। अच्छा, उन्होंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हुए। पहला हुआ स्पेसिफिक, दूसरा हुआ जनरल। स्पेसिफिक में क्या हुआ कि वो तमाम फोर्सेस जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हों ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। और दूसरा हुआ जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं करते बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ फैक्टर्स के कुछ नेम नज़र आ रहे हैं।
सबसे पहले है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशियो कल्चर, तीसरा है पॉलिटिकल, लीगल भी कह सकते हैं, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल कंडीशंस दैट मे इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखे कौन से होते हैं। अब यहाँ पे वो कंपोनेंट्स को मेंशन कर रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। आप देखें यहाँ पे उसने इकोनॉमिक लिखा, ग्लोबल लिखा, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक। अब ये होते क्या क्या हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अब हम उसे फॉलो करेंगे जी। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट का लफ्ज़ समझते हैं। इम्पैक्ट का क्या मतलब है? इम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है, उस चेंज का क्या असर पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, और फिर हमारे मैनेजर्स उस चेंज का जो इफ़ेक्ट है उसको कैसे मैनेज करते हैं, इसे कहेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो सबसे बेस्ट जो है डिस्कस करना, वो है क्राइसिस को। क्राइसिस कैसे कहते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी ही डाउन जा रही है। अब देखें ना, अक्सर हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, एक ऐसा मुल्क जो डेवलप कर रहा है, जो तरक्की की तरफ जा रहा है। जबकि आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, तो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डेवलप्ड कंट्री, कि वो डेवलप हो चुका है, बस उन्होंने सस्टेन करना है। अब क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और यहाँ पे क्राइसिस का जिक्र चल रहा है, क्राइसिस कहते हैं नुकसानात को। ठीक है, अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टेजेस के कुछ साइकिल होता है। साइकिल से मुराद के पहले कभी एक दफ़ा बिजनेस पे बूम आता है, हाई प्रॉफिट, हाई प्राइसेस, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, हर किसी के पास पैसा भी है, हर कोई ख़रीद भी रहा है। बूम से वो जाते हैं अपने रिसेशन की तरफ, रिसेशन से जाते हैं रिकवरी की तरफ, रिकवरी से फिर बूम की तरफ। अब रिसेशन किसे कहते हैं? रिसेशन कहते हैं कि जब चीज़ें नेगेटिव साइड पर जाना शुरू करें, जब नुकसानात बढ़ना शुरू हो जाएं। इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो 2008 की दी है। 2008 में क्या हुआ कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, ये ग्रेट रिसेशन आया इसमें, और उस रिसेशन में ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे मुल्क इफेक्ट। ग्लोबलाइजेशन से मुराद ये है कि हर मुल्क जो है आपस में कनेक्टेड है और आपस में ट्रेड करता है, और एक एक मुल्क में होने वाला इफ़ेक्ट जो है, एक मुल्क में होने वाला चेंज दूसरे मुल्क को इफ़ेक्ट करेगा। तो 2008 में क्या था जी वो रिसेशन? रिसेशन ये था कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस का अरूज आ गया। प्रॉपर्टी का बिज़नेस का अरूज कैसे आया कि लोग जो है ख़रीदना शुरू कर दी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना शुरू किया। लोन कैसे लेना शुरू किया? आपको पता है कि लोन के एक टाइप है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन से मुराद कि आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवाएं और उस पे आप क्या करें, लोन ले लें। तो हर किसी को वो लोन बहुत अट्रैक्टिव लगा और काफ़ी लोगों ने वो लोन बैंकिंग सेक्टर से ले लिया। जब बहुत से लोग उस लोन को वापस पे नहीं कर पाए, तो कोई बैंक के पास क्रेडिट मौजूद नहीं था जिससे वो बिजनेसेस को फंड कर पाते, और इससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, और इकोनॉमी का जो रिसेशन आया उसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया। किस किस फैक्टर्स को इफ़ेक्ट किया? उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए, इन्फ्लेशन चेंज। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों की प्राइसेस का बढ़ना। ठीक है, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं, डिस्पोजेबल इनकम में चेंजेस हैं, बिजनेस साइकिल की चेंजेस हैं, ये सारी की सारी चेंजेस उन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आई जी। सेकंड है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक से मुराद ये होता है कि जब आप एज, जेंडर की बेसिस पर आप ग्रुप्स बना लें, एज की बेसिस पर, जेंडर की बेसिस पर ग्रुप्स बना लें। यहाँ जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इन्होंने एज की बेसिस पर ग्रुप्स बनाए। एज की बेसिस पर ये मैनेजमेंट में सबसे फेमस स्टडी है कि सबसे पहले ग्रुप को हम कहते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1946 से 1964 के दरमियान हो। ये सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाए जाने वाले लोग हैं। यानी अब ये इतने बूढ़े हो चुके होंगे, बट ये है कि ये नंबर्स में सबसे ज़्यादा है इनकी पॉपुलेशन, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है
एजुकेशन सिस्टम को, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को, बहुत से फैक्टर्स को जो है ना इन्होंने इफ़ेक्ट डाला है। दूसरी है जेन वाई। असल में बेबी बूमर्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी अडॉप्टर थे, ठीक है। ये घबराते नहीं थे, नई टेक्नोलॉजी आई उसे अडॉप्ट करना शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी बनाना शुरू की, ठीक है जी। दूसरा है जेन वाई, जनरेशन वाई जिसे हम कहते हैं, इन्हें मिलेनियल्स भी कहा जाता है। ये बेबी बूमर्स के बच्चों में से हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है कि ये चिल्ड्रंस ऑफ बेबी बूमर्स। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1978 से 1994 तक। ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्होंने भी इफ़ेक्ट किया है, टेक्नोलॉजी से लेके क्लोथिंग स्टाइल्स तक, वर्क एटीट्यूड्स तक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेसेस पर। अब हम देखते हैं कि सबसे एंड में पोस्ट मिलेनियल्स या फिर जो अभी हमने कहा था जेन वाई, इन्हें आई जनरेशन भी कहा जाता है। ये टीन एजर्स पर मुश्तमिल है, टीन एजर्स या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स। ये आजकल की जनरेशन, आपकी जनरेशन को कहा जाता है। आप लोग टेक्नोलॉजी से इतना अटैच्ड हैं और हर काम को करने में बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। लाइक अगर आपने कहा कि आपने गेम खेलना शुरू की, तो आप क्या करेंगे, दिन रात वही गेम खेलेंगे जब तक कि आप उससे बोर नहीं हो जाते। आपने मूवीज़ देखना शुरू की, आपने दिन रात कर दी मूवीज़ देखने में, फिर आप उससे बोर हो गए, आपको नया टास्क चाहिए। तो आपके अभी भी ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि जो आज के बच्चे हैं, आप तो यंग है ना, आज के बच्चे हैं, उन्हें भी इस ग्रुप में डाला जाए या फिर किसी और ग्रुप में डाला जाए। अब ये जो मैंने इतने फैक्टर्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो मैनेजर्स के डिसीजन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है या फिर कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये तीन तरह से मैनेजर्स को इफ़ेक्ट करता है। पहला फैक्टर है जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा है इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी का, तीसरा है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप का। तो मैं फ़ौरन ही जाता हूँ जॉब्स एंड इन्वायरमेंट पे, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट पे। आपको पता होगा कि रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। कोई भी मुल्क या तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकता है या फिर इन्फ्लेशन को, ठीक है। मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया। अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त 6% पे आ गई, यानी 6% ऐसे लोग थे जो बेरोज़गार थे, और उसमें से भी 4% ऐसे लोग थे जो या तो काम करना नहीं चाहते या फिर उनके पास जो है ज़िम्मेदारा है, तो वो उनकी जायदाद इतनी है कि उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यानी कि 2% रह गए। लेकिन उस वक्त जितनी ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई उतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन लोगों को उस वक्त फील ही नहीं हुआ। क्यों फील नहीं हुआ? क्योंकि लोगों की जेब में पैसे मौजूद थे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो उनके पास पैसे मौजूद हैं। तो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से इफ़ेक्ट होती है। जो मैंने अभी डिस्कस किया वो इकोनॉमिक फैक्टर था। दूसरा टेक्नोलॉजिकल भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है। ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग को, किस तरह से कि उसने कैसे लीड करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसे कंट्रोल भी करना है। आजकल जैसे आपको पता है कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स आ चुके हैं, शिफ्टों में काम है, कि जिस तरह मज़दूर ने शिफ्ट चेंज करनी है वो किसी और एम्प्लॉय से चेंज कर लेता है या फिर अपने सुपरवाइज़र से कह के चेंज कर लेता है, या फिर घर में बैठ के काम किया जा रहा है। तो ये भी वर्क इन्वायरमेंट बदल चुका है जी। नेक्स्ट है जी एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले आपको अनसर्टेनिटी समझनी है कि डिग्री ऑफ चेंज, कि किस डिग्री के साथ चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में और कितना कम्प्लेक्स चेंज आता है। कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि कितने कंपोनेंट्स शामिल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या फिर कितने कंपोनेंट्स शामिल हैं इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना नॉलेज है उन फैक्टर्स के बारे में। क्लियर है जी सबको? अब ये एक मैट्रिक्स सा बनाया है, ये एक डायग्राम सी है, आप इससे पढ़ लीजिएगा। ये सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ये दोनों चारों कंडीशंस हैं। देखें, अगर यहाँ से सिंगल और स्टेबल है तो सेल 1 सबसे बेस्ट है, इधर से सिंगल और फिर डायनामिक फिर सेल 2 हो गया, फिर इधर से कम्प्लेक्स और इधर से स्टेबल सेल 3, फिर कम्प्लेक्स और फिर डायनामिक सेल 4। सबसे पहले जो ख़तरनाक है वो सेल 4 है, क्योंकि इधर से कम्प्लेक्स है, बहुत से वेरिएबल्स, बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं इन्वायरमेंट में, और फिर वो इफ़ेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि डायनामिक चेंज हो रही है, अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स शामिल हैं और कंपोनेंट सिमिलर भी नहीं है और हमारे पास उसका नॉलेज भी नहीं है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं?
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द की आवाम, यानी कि वो तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से और उनके एक्शन से इफ़ेक्ट होंगे, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? वो तमाम पार्टीज़, वो तमाम पर्सनस, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और एक्शन से इफ़ेक्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि स्टारबक्स के एक्शन एंड डिसीजन से कौन कौन से लोग हैं जो इफ़ेक्ट होंगे? देखें, सबसे पहले कॉफ़ी बीन फार्म्स के वो कॉफ़ी के जो बीज हैं वो बनाते हैं, वो वाले लोग, फिर उसके एम्प्लॉयज़, फिर कॉफ़ी के कंपेटिटर्स, फिर लोकल कम्युनिटीज़ और बहुत से लोग शामिल होंगे। ये एक डायग्राम है जिसमें किसी भी जनरल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स बताए गए हैं। देखें ज़रा, कस्टमर्स, social and political action groups, competitors, trade industry and association, governments, media, supplier, communications, communities, shareholders, unions, employees। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। अब इनको मैनेज कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपके एक्सटर्नल फैक्टर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। दूसरी बात, आपको उन स्टेक होल्डर्स का पर्टिकुलरली इंटरेस्ट पता करना होगा कि इंटरेस्ट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर वो हर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना क्रिटिकल है, फिर आपको उन इंडिविजुअली स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना होगा। ये टॉपिक आज वाइंड अप कर दिया जाता है जी। आप इसको सुने, 2 बार सुने, ठीक है। जो क्वेश्चन हो आप इनकी जूम मीटिंग भी करेंगे, ठीक है। उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा मैं आपको आंसर देने को तैयार हूँ। आप अगर आपकी पूरी क्लास प्रेजेंट हो तो मैं इस पूरे लेक्चर को रिपीट करने को भी तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।